Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 14 हमने अब तक सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन की बहुत सी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया और उसके फॉर्मूलाज को भी देखा। आज हम चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको क्यों हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपनी टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। रिवीजन है जी आपकी चैप्टर नंबर 14 की और चैप्टर का जो टाइटल था वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ अब तक स्टडी कर लिया है और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं या जो टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं आपने उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स देखा और हमने ये देखा कि रिलेशनशिप जब हम वेरिएबल्स को उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या उसका जो कैनवस देखते हैं वेरिएबल्स का कि उसके दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो दो तरह के रिलेशनशिप थे। एक था हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप और दूसरा था हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, ठीक हो गया। यानी दो तरह के हमने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखा था। अब फंक्शनल रिलेशनशिप और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में फर्क क्या है डाउटनेस का, ठीक है। यहां हम एक्यूरेट वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं या हम एस्टिमेटेड वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। याद रखना है कि फंक्शनल रिलेशनशिप एक प्योरली प्रिस्क्राइब्ड और फॉर्मूला की सूरत में हमारे पास एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जिससे हम क्लियरली एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू को देख लेते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल जो रिलेशनशिप है इसके अंदर हम रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम वैल्यू को एस्टिमेट कर सके। सो एस्टिमेशन यानी अंदाजा है, इसलिए इसी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर हमने इसी की एक टाइप को देखा था और वो था कॉजल रिलेशनशिप। यानी इसी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर हमने कॉजल रिलेशनशिप को भी देखा था और ये वही रिलेशनशिप है जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की एक टाइप है। सो कॉजल रिलेशनशिप में भी यही होता है कि हम एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है जी। सो याद रखना आपने सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो टर्म थी वो थी सिंपल रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन के लिए आपने क्या पढ़ा था? इट वाज द डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि सिंपल रिग्रेशन के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दो वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल्स थे आपके एक था आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। पूरा आपका चैप्टर नंबर 14 इन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था और उसके कॉन्सेप्ट्स को आप इन दोनों के बगैर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को साथ लेकर चलते हुए हमने सिंपल रिग्रेशन को अंडरस्टैंड किया था। वो क्या था कि डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। यानी हम ये क्या करते हैं सिंपल रिग्रेशन के अंदर, मैं प्रिसाइज वे में आपको बताने लगा हूं कि हम सिंपल रिग्रेशन में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं कि हम इसकी वैल्यू को लेट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं मजीद हमारे कौन से कॉन्सेप्ट थे चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेसर। इस रिग्रेसर को हमने कंट्रोल्ड वेरिएबल के तौर पर भी समझा था और प्रिडिक्टर और कंट्रोल्ड का मतलब है प्रिडिक्ट करने वाला, ठीक है। और कंट्रोल भी जिसको हम कंट्रोल खुद से करते हैं यानी खुद से लेट करते हैं, इसीलिए इसका एक जो जनरलाइज्ड नेम था वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दें या रिग्रेसर बोल दें, एक ही बात है।
लेकिन चूंकि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसर कहते हैं, तो इसलिए बहुत सी डेफिनेशंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर रिग्रेसर का लफ्ज आया हुआ है, इसलिए आपने रिग्रेसर याद रखना है। सो रिग्रेसर क्या है? रिग्रेसर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो प्रिडिक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ये वो वेरिएबल है, यानी रिग्रेसर वो वेरिएबल है जिसकी वजह से हम अगले डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं। तो इसी वजह से अगला नाम भी हमारे पास साथ ही आ जाता है, वो है रिग्रेसेंड। यानी रिग्रेसेंड क्या है? रिस्पॉन्स और प्रिडिक्टेंड, जिसको जो है वो प्रिडिक्ट किया जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स देने वाला, किसके वजह से रिस्पॉन्स दे रहा है? रिग्रेसर की वजह से। यानी रिग्रेसर को हम कंट्रोल करते हैं, उसकी वैल्यूज को लेट करते हैं और फिर उसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आता है, जो रिस्पॉन्स आता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसेंड। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? जनरली इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर भी इसको जानते हैं हम, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम इसको रिग्रेसेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, रिग्रेशन फंक्शन क्या है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ऑन x जो है वो f ऑफ x के इक्वल होती है। अब ये जो f ऑफ x जो है y ऑन x की वजह से जो आ रहा है, ये जो फंक्शन है, इसको रिग्रेशन फंक्शन क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें समझने वाली। इसको रिग्रेशन फंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज की वजह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं। यानी जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं म्यू वाई ऑन एक्स, ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी बहुत सी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के जनरेट होने के बाद एक फंक्शन बनता है। अब जरा गौर कीजिए कि वाई दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन फंक्शन, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रही हैं वो रिग्रेशन की वजह से आ रही हैं। रिग्रेशन एक टेक्निक है कि जिसकी वजह से हम एक वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो जब हम एस्टिमेशंस का प्रोसेस अप्लाई करें, इसका मतलब है कि वहां से जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, और एस्टिमेटेड वैल्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन से जो फंक्शन जनरेट होता है उसी को हम रिग्रेशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, सो क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि रिग्रेशन फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड और विच इज कंसिडर्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रिग्रेशन। यानी हम रिग्रेशन की बैकग्राउंड को माइंड के अंदर रखते हुए इस फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने मजीद कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग भी एक प्रोसेस है, जिस तरह रिग्रेशन एक प्रोसेस है कि जिसके तहत हम एक वैल्यू की बेस पर दूसरी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं या उसका अंदाजा लगाते हैं, तो कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस है, हमने इससे पहले पढ़ा इसको, कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। यानी पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। ऑब्वियसली जब पैरामीटर्स की बात हो रही है तो बस आपके माइंड में फॉरेन पॉपुलेशन आ जाएगी। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन जो मॉडल है या जो फंक्शन है, उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का नाम कर्व फिटिंग है। ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर्स होंगे, उसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरी टेक्निक है, उसको हम क्या कहेंगे? कर्व फिटिंग। सो समराइजली हम ये कह सकते हैं, कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स should be least possible। least possible। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स की बात हो रही है, तो ये रेसिडुअल वही है जो इस पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमने लिखा था, y hat is equals to अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यही वो रेसिडुअल है कि जो कि डेविएशन हम लेते हैं, जिसको पॉपुलेशन के अंदर
तो एप्सिलॉन है, लेकिन सैंपल के अंदर उसको हम ई कहते हैं, एंड दैट इज y माइनस वाई हैट। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की और एस्टिमेटेड वैल्यूज, उनका जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज रेजिडुअल, और उसी रेजिडुअल को हम क्या कहते हैं, एरर भी कहते हैं। सो अब लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल शुड बी लीस्ट पॉसिबल। ठीक है, अब लीस्ट पॉसिबल का मतलब क्या है कि जो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल है वो लीस्ट पॉसिबल कहां से उसको उसके माइंड में अंदर ये बात आ रही है, इसका मतलब देयर विल बी लॉट्स ऑफ कर्व्स। लॉट्स ऑफ कर्व्स का मतलब यहां से ये कर्व फिटिंग का कॉन्सेप्ट है कि बहुत से आपके पास कर्व्स होंगी, बहुत सी लाइंस होंगी जो आपने यहां से कैलकुलेट की हुई हैं थ्रू सैंपल डेटा। वो जो सैंपल डेटा से लाइंस कैलकुलेट आपने कर ली हैं, उन सारी लाइंस में से लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल ये कहता है कि उन सब का जो ई है यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल है शुड बी लीस्ट पॉसिबल। अब लीस्ट स्क्वायर फिट क्या कहती है? लीस्ट स्क्वायर फिट ये कहती है कि ये जो प्रिंसिपल है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल शुड बी लीस्ट पॉसिबल, लॉट्स ऑफ कर्व्स में से, बहुत सी कर्व्स में से, फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्ड कर्व्स, यानी जो कर्व्स आपने कैलकुलेट कर ली हैं, या जिसको हम लाइंस भी कह सकते हैं, यानी जितनी भी लाइंस आपने कैलकुलेट कर ली हैं, लीस्ट स्क्वायर फिट क्या कहती है? वो क्या कहती है, उन सब लाइंस में से, यानी इस एक पर्टिकुलर सैंपल डेटा में से जितनी भी रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट हो रही हैं, तो लीस्ट स्क्वायर फिट कौन सी लाइन होगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल लीस्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये हमारे पास कुछ लाइंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं, उनकी आउटलुक कोई भी हो सकती है। से मैं ये कहता हूं इट इज y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 9, और एक लाइन हमने कैलकुलेट कर ली है 3 प्लस 4x प्लस 3x क्यूब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से हमने ये 3 लाइंस कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर फिट क्या कह रही है कि हम ई की कैलकुलेशन, यानी एरर जो है वो ई का, ये जो हमने यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड एप्सिलॉन जो है, दिस इज द y माइनस वाई हैट, यानी ओरिजिनल वैल्यू में से आपने एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस किया हुआ है। ठीक है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल है, हमने 1 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, हमने 2 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, हमने 3 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें से लीस्ट स्क्वायर फिट कौन सी होगी जिसका सिग्मा ई स्क्वायर इज लीस्ट, यानी जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल सबसे कम होगा, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज लीस्ट स्क्वायर फिट। वो माइट बी नंबर 2 हो, माइट बी नंबर 3 हो, ये पॉसिबल नहीं है, या ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 1 को ही कंसिडर करना। ठीक है, अमंग द ग्रुप ऑफ, अमंग द कैलकुलेशंस ऑफ लॉट्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस और इक्वेशंस को, बहुत सी इक्वेशंस या लाइंस में से कौन सी लीस्ट स्क्वायर फिट होगी जिसका ई सिग्मा ई स्क्वायर सबसे कम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से भी और एमसीक्यूज के एतबार से भी। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास बहुत सी लाइंस हो, कौन सी लाइंस बेस्ट कंसिडर होगी या वो लीस्ट स्क्वायर फिट कंसिडर होगी जिसका सिग्मा ई स्क्वायर सबसे कम होगा। बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद रिवाइज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्कैटर डायग्राम, और स्कैटर डायग्राम क्या चीज थी कि अगर आपके पास x और y की सूरत में डिफरेंट पेयर्स अवेलेबल है, यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन, बहुत से पेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो स्कैटर डायग्राम कैसे जनरेट होती है? स्कैटर डायग्राम इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। जब हम डिफरेंट पॉइंट्स को यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें हर पॉइंट एक एक्स की और एक वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
ये क्या कहलाती है? स्कैटर डायग्राम। और इसी स्कैटर डायग्राम से हम रिग्रेशन लाइन को भी जनरेट करते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन लाइन का एक आउटलुक ये भी हो सकता है, और दूसरा जो उसकी आउटलुक बनती है वो कुछ इस अंदाज में भी हो सकती है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, स्कैटर डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो इस अंदाज में भी आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह भी हो सकती है। अब इस लाइन में और इस लाइन में फर्क क्या है, तो वो आपने जज करना है कि अगर x की वैल्यूज यहां पर इंक्रीज कर रही हैं तो फिर यहां से y की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। और अगर आप इसको देखें तो यहां पर अगर ये x1 है, ये y1 है, तो जब आप x2 की तरफ मूव करते हैं तो y2 डाउनवर्ड आ जाता है, यानी x एक्सिस के अलोंग वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं और y एक्सिस के अलोंग वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। तो इसको क्या हम कहेंगे? दिस इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक हो गया। सो स्कैटर डायग्राम में हम बहुत सी रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। सो स्कैटर डायग्राम एक पाथ है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू वेरिएबल्स के दरमियान एक जो बिल्कुल कैजुअल सा रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या उसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने दो तरह की लाइंस कैलकुलेट की थी। एक थी हमारे पास y ऑन x, जिसकी आउटलुक बनती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और एक है x ऑन y जिसकी आउटलुक बनती है x हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। और इसको हमने डिफरेंशिएट कैसे किया था? इसके सबस्क्रिप्ट के साथ, कि जब हम y ऑन x की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि x इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब हम x ऑन y की बात करते हैं तो हम बात ये कहते हैं कि y इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए जब हम इसके सबस्क्रिप्ट को देखें तो a इज yx एंड b इज yx फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और जब हम x ऑन y में देखते हैं तो a आपका बन जाएगा xy और इसी तरह ये भी xy बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में ये जो हमारे पास पर्टिकुलर सेट बना है इक्वेशंस का, इसके अंदर जो byx है, byx और bxy, ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है वो क्या है? आपका बीटा। ठीक है, और वो बीटा जो है वो आमतौर पर पॉजिटिव भी हो सकता है, b ग्रेटर देन 0, और b लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बीटा रिप्रेजेंट ये करता है जो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल है वो सेम है, यानी मूवमेंट उसकी, कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो b लेस देन 0 है वो इनवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो करेगा। सो इसका मतलब है b की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, सो इसी बीटा का जो एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है वो है byx और bxy, क्योंकि इसी बीटा को हम जब एस्टिमेट करते हैं तो वो b बनता है इन सैंपल मॉडल, और उसी b से हम दो तरह की आउटलुक्स देखते हैं कि अगर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो byx कंसिडर होता है, और अगर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो bxy कंसिडर होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को वाइंड अप करते हैं। हमने byx और bxy के बहुत से फॉर्मूलास को स्टडी किया था। उसमें से जो जनरलाइज फॉर्मूले थे वो थे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार ओवर
सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसी को हमने जब शॉर्टकट फॉर्म में लिखा, दैट वाज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने इसको चेंज किया बी एक्स वाई में, तो हमारे पास x की जगह y चला गया और y की जगह x हो गया, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो गया। तो यहां पर डिनोमिनेटर आपका चेंज हुआ और यहां पर आ गया सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहा। मैंने इसको रेड से इसलिए लिखा ताकि आपको इसकी कंफर्मेशन हो सके, आपको क्लैरिटी हो सके। दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या चेंज जनरेट होता है जब हम y ऑन x से x ऑन y में जाते हैं। तो देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर में n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यही चीज जो है थोड़ा सा मैं इसको आगे जनरलाइज कर दूं, तो हमारे पास ये बनता है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर और ये बनता है आपका एस एक्स वाई ओवर एस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम कोरिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कोरिलेशन, और कोरिलेशन क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यानी जब आपके पास दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं, एक्स और वाई, और इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है, यानी रिग्रेशन इक्वेशन की सूरत में इनका रिलेशनशिप डिफाइंड है। तो हाउ वन वेरिएबल अफेक्ट्स द अदर, दिस इज योर कोरिलेशन। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का मतलब यही है कि एक वेरिएबल का अफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर कितना ज्यादा है, और कोरिलेशन को हमने कैलकुलेट किया था R से। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और R का जो फॉर्मूला था दैट वाज एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरियंस। और जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, दिस इज एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह डिफाइन कर लेते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। ठीक है, और जब हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, मैं स्क्वायर रूट को अलग से डिफाइन कर रहा हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर टाइम्स बाय n टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है और इस तरह आपका स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है जी, हमारा टॉपिक है रिवीजन के हवाले से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ओके जी, लास्ट में हमारे पास ही बहुत इंपॉर्टेंट properties of correlation coefficient। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने अंडरस्टैंड किया था कि आर एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर वाई एक्स। इसका मतलब ये था कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चाहे आप आर की वैल्यू में जो आप आर कैलकुलेट करते हो एक्स और वाई की सूरत में, या वाई और एक्स की सूरत में, आप एक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर 1, या डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह वाई में आप कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, या आप क्या करें, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आंसर के अंदर। सो
इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू regression coefficients। और दैट इज, इसको जब हम सिंबॉलिकली लिखते हैं तो वो क्या था, r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, यानी ये दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स y ऑन x और x ऑन y, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो r का आंसर ही जनरेट होता है। ठीक है, और फाइनली r की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 की तरफ मूव करती है, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर r की वैल्यू -1 हो तो हम इसको कहते हैं परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन, एंड r की वैल्यू अगर +1 हो तो इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और यहां से फाइनली हमने ये कहा कि अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो वो नो कोरिलेशन हो जाए। होप आज का लेक्चर आपको रिवीजन के एतबार से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, और आपने देखा होगा कि रिवीजन में हमने किस तरह फास्टली 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया। मजीद इसकी कंफर्मेशन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जरूर करें, और अपने क्वेश्चंस को जो हमने न्यूमेरिकली यहाँ पे परफॉर्म किए अच्छे तरीके से जरूर उसको प्रैक्टिस करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।